हेलो बच्चों, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा 10th क्लास का चैप्टर हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके हम कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। जो कोई भी ये मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है वो इससे पहले वाले वीडियो देख ले, उसके बाद वो वाले देखें ताकि आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए फिर आते हैं टॉपिक पे। तो हमने इसके कई सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो देखा था हमने ब्रिटेन की अजीब दास्तान। जो हम यूनिफिकेशन की बात कर रहे थे या हम एकीकरण देख रहे थे, तो हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो था ब्रिटेन की अजीब दास्तान। तो इसके बारे में हमने पढ़ा था कि किस तरह से ब्रिटेन एक नेशन बनता है या नेशन कंट्री बनता है या नेशन राष्ट्र बनता है। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। फिर अब देखो हमारा जो चैप्टर है, हम एक उस पे चल रहे थे, किस पे, एक स्टोरी बेस लाइन पे चल रहे थे। मतलब हमने देख रहे थे शुरुआत से हमने अब तक देखा कि कई सारे जो कंट्रीज़ हैं उनको हमने आज़ाद कर दिया, एक नेशन राष्ट्र बना दिया, एक राष्ट्र राज्य बना दिया हमने। शुरुआत में फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके थे। तो फ्रांस के बारे में पढ़ चुके थे कि फ्रांस एक नेशन स्टेट कैसे बना और कंट्रीज नेशन स्टेट कैसे बने। तो इन सारी चीज़ों को हम कवर कर चुके थे। अब जो हम देखने जा रहे हैं ये इस वाले टॉपिक में हम ये देखेंगे कि जो आपकी राष्ट्र की दृश्य कल्पना है वो किस टाइप की थी। अब राष्ट्र की दृश्य कल्पना क्यों देखनी है एक्चुअल में, तो देखो हाँ, एक्चुअल में हमने लड़ झगड़ के या युद्ध के थ्रू या कैसे भी जैसे तैसे करके हमें एक नेशन राष्ट्र तो बनाती है, सबको मिलके इकट्ठा करके जबरदस्ती से हमने एक तरह से एक नेशन राष्ट्र तो बना दिए। लेकिन अब लोगों में वो एक नेशन राष्ट्र तो बन गए कि हाँ हम इस देश का हिस्सा हैं, लेकिन उनमें फीलिंग्स कैसे आए, भावनाएं कैसे आए, उनको एक उस देश से, नेशन से कनेक्टिविटी कैसे हो, वो कैसे जुड़े, उससे कैसे अटैच हो, इसके लिए क्या किया जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम जबरदस्ती से कराएं तो उसका इम्पैक्ट कुछ टाइम तक रहेगा, लेकिन अगर हम कैसे उनको इन्वॉल्व करें कि उनकी भावनाएं उनसे जुड़ जाए। तो आज हम जो इस टॉपिक में यही देखेंगे कि राष्ट्र की दृश्य कल्पना कैसे आई थी, किस तरह से लोगों ने एक नेशन है उसको एक सिंबॉलिक रूप देना शुरू कर दिया था, एक देश को एक सिंबल्स देना शुरू कर दिया था चीज़ों के लिए। तो जो हमारी चीज़ें अमूर्त थी, जो हमें एक तरह से विजुलाइज नहीं हो सकती थी, हमें दिखाई नहीं दे सकती, तो उनको हमने एक कहते हैं ना मानवीय रूप दे दिया। वो किस तरीके से दिया, क्या, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में देखेंगे। राष्ट्र की दृश्य कल्पना किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जाए, कि हम एक कोई अगर लीडर हो, हमारा शासक हो, तो उसको चेहरा देना तो या उसका चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना, उसको उसकी एक पिक्चर बनाना, उसकी एक मूर्ति बनाना, वो तो आसान है। लेकिन हम एक देश को, एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दें, कि कैसे माने कि भाई ये कोई हमने मूर्ति बना दी, कह दी ये राष्ट्र है, कैसे। तो 18वीं सदी में क्या हुआ था, 18वीं सदी और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रकार को हल किया था कि ये प्रश्न जो है उसको हल किया था कि 18th सेंचुरी से लेकर के 19th सेंचुरी तक क्या किया। जो हमारे कलाकार थे, जो ये आपके जैसे आपके लेखक हो गए, राइटर्स हो गए, जो आप लिख रहे थे स्टोरी वगैरह, और जो आपके पिक्चर बनाने वाले आपके रह गए, ये चित्रकार वगैरह हो गए। तो ये इन सारों ने ये जो क्वेश्चन था ना कि एक नेशन को हम चेहरा कैसे दें, राष्ट्र को, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला था। तो कैसे निकाला, दूसरे शब्दों में उन्होंने एक ऐसे देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे एक व्यक्ति, कोई जो उन्होंने क्या किया, एक देश को इस तरह से दिखाया, चित्रित किया, दिखाया कि जैसे कोई एक व्यक्ति हो, कि कोई देश है वो एक व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया गया था। उस समय जो हमने देखा था, नेशन को जो रूप दिया था वो एक नारी का दिया था या औरत का दिया। अब देखो
एक्चुअल में नारी का क्यों दिया उन्होंने कि भाई आप, वैसे तो हम देख रहे हैं कि हम पढ़ते चले आ रहे हैं, हमने इसमें पूरे यूरोप में जब नेशनलिज्म पढ़ा था, हमने राष्ट्रवाद पढ़ा था, तो हमने देखा था कि जो महिलाएं थी उनको वोटिंग राइट्स ही नहीं दिए जा रहे थे, मतलब उनको राइट्स नहीं दिए जा रहे थे, उनके लिए उनको लड़ाई करनी पड़ रही थी। और यहाँ आप पूरे देश को एक सिंबल जो मान रहे हो, वो एक नारी को मान रहे हो, मतलब पूरे नेशन का प्रतीक मान रहे हो उनको। तो ऐसा कैसे हुआ? तो एक्चुअल में क्या था कि जो नारी है उसको एक मातृत्व वाली फीलिंग आती है ना, कि मतलब माँ के समान जैसा। तो इसीलिए देश को मतलब उन्होंने कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भावनाएं, फीलिंग्स उनसे जुड़े, लोग कनेक्टिविटी दिखाएं, इस वजह से उन्होंने क्या है उसको एक नारी का रूप दिया, या नारी के बेस में मतलब एक देश को, नेशन को प्रस्तुत किया था उन्होंने। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया, वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के मूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था, यानी नारी की छवि राष्ट्र का एक रूपक बन गई। इसको अंडरलाइन कर लेना, रूपक बन गई नारी की छवि जो है, इसको कर लेना। एक्चुअल में क्या था कि जो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि हमने एक नेशन को मतलब नारी का रूप दे दिया, तो वो जो हमने नारी का रूप दिया है वो कोई खास महिला नहीं थी। जैसे इंडिया को हमने क्या कहा है, भारत माता कह दिया। अब हमने देखा कि भारत माता मतलब एक देवी की प्रतिमा होगी, उसमें क्या हो, वो आपका त्रिशूल लेके खड़ी होगी और बैकग्राउंड में मैप बना होगा इस तरह से, और ट्राई कलर मतलब फ्लैग लेके खड़ी होगी वो, और इस तरह से हमने मतलब एक सिंबल दे दिया, एक रूप दे दिया। तो क्या कोई भारत माता जैसा कुछ था कि हमने फिर क्या उसको नेशन से जोड़ दिया कि हम भारत माता को आज़ाद कराएंगे? तो ये कोई ऐसा थोड़ी ना था कि कोई पहले भारत माता थी जिसको कैद कर लिया अंग्रेजों ने और फिर ब्रिटिशर्स ने और फिर हमने उसको आज़ाद किया। ये जो हमने एक रूप दिया है उसको कोई खास महिला या लेडीज नहीं थी, बस एक राष्ट्र के जो ऐसी चीज, जो अमूर्त विचार जो थे, जो मतलब जो चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही थी, उनको उनका ठोस रूप प्रदान करने के लिए हमने ये सब कुछ किया था। और यानी नारी की जो छवि थी वो राष्ट्र का अब क्या बन गई थी, रूपक बन गई थी, मतलब प्रतीक बन गई थी, प्रतीक चिन्ह बन गई थी। अब यहाँ आप एक पिक्चर देख रहे हो, ये वाली, ये आपकी जो पिक्चर दिख रही है ये 1850 का एक डाक टिकट है। इस डाक टिकट पे क्या है, इसमें मैरी आन की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है, या फ्रांस के जो गणराज्य है उसको दिखा रही है ये। और ये मैरी आन मतलब जो फ्रांस का, जिस तरह से इंडिया को एक रूपक चिन्ह या नेशन का रूपक दिया था, वो उसी तरह से मैरी आन कहाँ की थी, फ्रांस की थी, एक रूपक चिन्ह फ्रांस का था। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। जब हमने, देखो आप याद करो, रिकॉल करने की कोशिश करो, जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था तो कुछ रूपक देखे थे कि जैसे आपने मुकुट, जो टोपी देखी, रेड टूटी हुई जंजीरें देखी, हमने एक बुक देखी, एक दंड देखा था जो राजदंड देखा था। तो वो एक प्रतीक चिन्ह थे। तो वो कौन कौन से प्रतीक चिन्ह, क्या क्या उन सिंबल्स के मतलब थे, वो सारा कुछ हम जो 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं एक्चुअल में फ्रेंच रेवोल्यूशन में, लेकिन शुरुआत में भी हमने इनके बारे में पढ़ा था। तो अगर हम याद करें तो उस दौरान जो कलाकार जो थे, जो आपके राइटर्स रहे होंगे, चित्रकार रहे होंगे, उन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने क्या है, उनको नारी का एक रूपक का प्रयोग किया और इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया, कि मतलब इन सारे विचारों को एक तरह से नारी का रूपक का प्रयोग किया। दूसरे, इन जो ये आदर्श हैं इनको विशेष एक कोई सिंबल, मतलब वस्तु या प्रतीक से इनको व्यक्त किया था। जैसे कि आपको याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक क्या था, लाल टोपी या टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक मानी जाती थी, आपके फ्रीडम का। और इंसाफ का तो आम तौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया है जिसकी आंखों पर इंसाफ, यहाँ बाय मिस्टेक,
कि यहाँ जो इंसाफ है, इंसाफ को आम तौर से एक ऐसी महिला के प्रतीक के रूप से व्यक्त किया है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए, कि जो हमने इंसाफ की देवी किसे बनाया, जिसकी आंखों पे पट्टी बांध दी और हमने उसको दिखाया हुआ है एक तरह से। इस प्रकार के नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी से स्टार्ट कर दिया था, या हम कहें इन नारी रूपकों को जो कलाकारों ने बनाना कब शुरू किया था, 19वीं सदी में। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मतलब मेरीना दिया गया था, जिसने जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित। अभी हमने मेरीना की पिक्चर देखी थी ना डाक टिकट पे, वो फ्रांस के उसको देश को मतलब एक सिंबल मतलब वो उसका रूपक थी, और उसका नाम क्या दे दिया था, मेरियान, ये एक नाम था, जिसने जो नेशन जन राष्ट्र के लिए एक विचार की रेखांकित किया था। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र थे, मतलब उसके जो सिंबल थे वो भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, तिरंगा और कलगी, मतलब ये उसके प्रतीक चिन्ह थे। लाल टोपी पहने हुए थी, तिरंगा था उसके उनमें, और कलगी पहने हुए। मेरियान की प्रतिमा को सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे। कि ये जो मेरियान की पिक्चर बनाई गई थी, इसको जहाँ जहाँ कोई जो पब्लिक प्लेसेस थे, जो मतलब सार्वजनिक चौराहे थे, वहाँ पर इसको लगाया ताकि लोगों को याद आती रहे, कि ये जनता को ये याद दिलाती रहे यूनिट, जिससे लोगों में एकता बनी रहे, राष्ट्र के प्रतीक की याद आती रहे उन्हें कि ये अच्छा, ये हमारे नेशन का प्रतीक है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये आपके ये यहाँ इसका ये मुकुट है, ये कपड़े हैं, ये फ्लैग ले रखा है ट्राई कलर वाला इसने, तो ये, और लोग उसे तादम्य स्थापित कर सके, मतलब कनेक्टिविटी दिखाएं, कि मतलब उनको ऐसे खुद से जोड़ के देखें कि हाँ ये हमारे नेशन का प्रतीक चिन्ह है। मेरियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई थी, मतलब मेरियान की जो पिक्चर है, जो भी सिक्के होते थे उन पे या डाक टिकटों पर अंकित की गई थी। इसी प्रकार जर्मेनिया और जर्मन का राष्ट्र रूपक बन गई। इसको अंडरलाइन कर लेना बेटा, हम पूछ लिया जाता है। फ्रांस का तो क्या कौन सी बन गई थी आपकी, मेरियान बन गई थी, और जो आपका जर्मनी का कौन बन गई थी, जर्मेनिया। ये राष्ट्र का, जर्मन राष्ट्र का क्या है, रूपक बन गई थी। ये आपकी जर्मेनिया की पिक्चर है, ये वाली आप देख रहे हो, ये इसने जो मुकुट पहना हुआ है, इधर जो आपकी ये ऑलिव वो है, उसकी लीव्स वगैरह हैं, उसको दिखा रखा है, और वो ये तलवार दिखा रखी है जो आपको ये दिखा रही है, शांति का प्रतीक दे रही है। इस तरह से फ्लैग है, और आपका ये मुकुट वगैरह इसने पहना हुआ है। चक्षु अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों से बना मुकुट, जो इसने अभी मुकुट पहन रखा था ना ग्रीन से कलर का, वो बलूत का जो वृक्ष है उसके पत्तों से बना, क्योंकि जर्मन जो है बलूत वीरता का प्रतीक था, कि मतलब ये जो बलूत पेड़ है वो किसका, वीरता का प्रतीक माना जाता था, इसीलिए अब उसको वीर भी तो दिखाना पड़ेगा ना अपने देश को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये बलूत की ये क्या है, मुकुट बनाया गया है इसके बलूत की पत्तियों से, बलूत की पेड़ की पत्तियों से। यहाँ कुछ आपका एक नया सिंबल आया है, नया टर्म आया है, रूपक। रूपक मतलब एक प्रतीक, जब हम अपने थॉट्स हैं, अपने विचार हैं, उनको जब ठोस रूप दे देते हैं, मतलब जैसे मैं मतलब कुछ सोच रही हूँ, वो जो मेरे थॉट्स हैं उनको जब मैं एक रूप दे दूंगी, ठोस रूप, तो वो क्या कहलाएंगे, आपका रूपक कहलाएंगे। जब किसी मूर्त विचार, जैसे आपका लालच, ईर्ष्या हुआ, स्वतंत्रता हुआ, या मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जाता है, वह रूपक कहानी के दो कहा जाता है, जारी इंगित करता, सॉरी हाँ, एक रूपक कहानी के दो अर्थ होते हैं, जैसे एक शाब्दिक होता है, एक प्रतीकात्मक होता है, कि मतलब एक तो शब्द जो बोल के, और एक प्रतीकात्मक। ये चित्र जो है जर्मेनिया का है, और ये सूती झंडे पर बनाया गया है, क्योंकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाना था, और यहाँ मार्च 1848 में इसे फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी। यहाँ मतलब ये एक सूती उस पर बनाया गया था, लटकाना था एक्चुअल में इसको उस बिल्डिंग पे, इस वजह से। तो यहाँ आपके सिंबल दे रखे हैं, कौन कौन से सिंबल की क्या क्या प्रतीक चिन्ह है, ये आप जरूर नोट डाउन कर लें, इनको अंडरलाइन जरूर करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सिंबलों को कई बार पूछ लिया जाता है।
तो आपकी जो टूटी हुई बेड़ियां हैं किसका प्रतीक में चिन्ह मानी जाएंगी? आज़ादी का। कई बार यहाँ से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, आपको मैचिंग्स के लिए दे दिए जाते हैं। तो बाज छाप कवच आपका जो है जर्मन साम्राज्य की जो प्रतीक चिन्ह है, प्रतीक जो शक्ति है उसको दिखा रहा है। आपका बलूत पत्तियों का जो मुकुट है वो बहादुरी दिखा रहा है। आपका तलवार मुकाबले की तैयारी दिखा रही है। तलवार पर लिपटी वो जैतून की डाली है, वो क्या कहला रही है? शांति की चाह, जो मतलब शांति से रहे। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा क्या दिखा रहा है कि ये 1848 में जो उदारवादी राष्ट्रवादी है उनका झंडा था, जिसे जर्मन राज्य के ड्यूकस ने प्रतिबंधित क्या घोषित कर दिया था कि जब वो उदारवादी क्या है, इनकी जो क्रांति सफल नहीं हो पाई थी तो इसको प्रतिबंधित कर दिया था। ये उन्हीं का सिंबॉलिक क्या है? फ्लैग है। उगते हुए सूरज की किरण क्या दिखा रही है? एक नए युग का सूत्रपात दिखा रही है। एक नए युग का मतलब स्टार्ट दिखा रही है, क्योंकि हमेशा उगता हुआ सूरज क्या दिखाता है? नई, उनकी किरणें क्या कहती है? एक नए दिन की शुरुआत, क्योंकि किरण के साथ ही तो एक नए दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ आपको अब सिंबल्स दिखाए जाएंगे, ये बॉक्स में आपको दे रखा है। ये आपके जो जितने भी हैं ये जर्मनिया के गुणों को पहचान, ये प्रतीक चिन्ह आपके, ये अभी हम देख रहे थे ऊपर जो तलवार हो गई, ये आपका मुकुट हो गया, ये इस तरह से आपके टूटी हुई जंजीरें हो गई। ये आपको एक पिक्चर दिखा रखी है, ये आपकी है ये द फ्लोलेन जर्मेनिया है, ये हताश जर्मेनिया को दिखा रखा है, मतलब एक तरह से निराशा वो करते हुए वो उसके प्रतीक चिन्ह को एक दिखा रखा है। इधर आपको ये आपकी जर्मेनिया दिखा रही है, एक गार्ड के रूप में दिखाया गया है इसको कि पहरेदारी कर रही है। देखो एक समुद्र के किनारे दिखा रखा है तलवार लेते हुए। तो ये जर्मेनिया है, ये आपको यहाँ गार्डनिंग का काम कर रही है। जर्मेनिया गार्डिंग द राइन, मतलब राइन नदी है उसका पहरा देते हुए जर्मेनिया को दिखा रखा है। 1860 में जो चित्रकार थे लॉरेंस क्लासेन ने इस पिक्चर को बनाने का काम सौंपा गया था। जर्मेनिया की तलवार पर गुदा हुआ है कि जर्मन जो तलवार है जर्मन राइन की क्या करती है? रक्षा करती है। तो अब जर्मेनिया क्या है? जर्मन राष्ट्र की क्या है? रक्षा कर रही है। तो इस तरह से ये हमारे सिंबल्स हैं जो जिनको एक नेशन का रूप दिया या राष्ट्र का रूप दिया, रूपक का काम किया। तो ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में कवर कर चुके हैं। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा, एक्चुअल में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है हमारा, राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद, कि ये दोनों चीज़ें कैसे अलग हैं, एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है, क्या है, ये सारा कुछ हम डिटेल में इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।